इसमें हम लोग शुरू करते हैं, 7 बज गया प्लीज। है ना। पहला चीज है कि हम लोगों को सैलून में पार्टिसिपेट क्यों करना है। तो हमारे सीतानाथ जी हैं जो काफी सैलून में पार्टिसिपेट करते हैं और काफी अवार्ड पाते हैं और धनबाद कैमरा क्लब का नाम भी रोशन कर रहे हैं। तो सीतानाथ जी आप बताइए कि सैलून में क्यों पार्टिसिपेट करना है। सर मेरे ख्याल में तो रिकॉग्निशन रिकॉग्निशन ऑफ माय वर्क्स। ओके, वेरी गुड। और कोई पॉइंट? और कोई पॉइंट सीतानाथ जी? मैं तो इसीलिए ये करता हूँ। अच्छा, नाम रोशन करने के लिए। नहीं, मैं मेरा काम का विचार करने का, रिकॉग्निशन पाने के लिए बस। यस यस। अब थोड़ा सा हम इसको एलेबोरेट कर रहे हैं। क्या होता है कि हम लोग कैमरे से बहुत फोटो खींचते हैं और हमें जब तक हम अपना काम कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे दिखाएंगे नहीं, चाहे सोशल मीडिया हो या कोई भी फोटो कंटेस्ट हो या कोई भी सैलून हो, तो हमको अंदाजा नहीं मिलता है कि हम जो कर रहे हैं वो कहाँ तक सही कर रहे हैं। ठीक है। अब क्या है कि दो तरह का कंपटीशन है वर्ल्ड में। एक तो नॉर्मल फोटो कंटेस्ट है, दूसरा है सैलून फोटोग्राफी। सैलून फोटोग्राफी एकदम इंटायरली डिफरेंट चीज है कंपेयर टू अदर। जैसे सोनी का अवार्ड है, ईपा का अवार्ड है, वो चीज अलग है और सैलून फोटोग्राफी अलग है। सैलून में क्या है कि जितने भी इसके कैटेगरीज हैं, चाहे ओपन मोनो, ओपन कलर, नेचर, फोटो ट्रैवल वगैरह वगैरह, सबका एक रूल डिफाइन किया हुआ है आइदर बाई पीएफ और बाई पीएसए। ओके। तो हम लोगों को रूल फॉलो करना पड़ता है ज़्यादा, जबकि हीपा में, सोनी में वगैरह में ऐसा कोई बंधन नहीं है। वहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं। लेकिन सोनी का भी, हीपा का भी कुछ अपना रूल्स एंड रेगुलेशन है जो फॉलो करना पड़ता है। ठीक है ना। तो सबसे बड़ा यही फायदा होता है। एक तो रेगुलेशन की बात जो कहा सनाज जी ने वो सही है। सबसे बड़ा फायदा है कि हम हजारों फोटो खींचते हैं लेकिन हमें पता नहीं है क्या कि देखिए, हमें तो हर फोटोग्राफ अच्छा लगेगा क्योंकि हमने खींचा है, लेकिन एक्चुअली वो कितना अच्छा है, उसमें क्या टेक्निकल कमी है या क्या एस्थेटिक वैल्यू की कमी है, वो तभी मालूम पड़ेगा जब हम लोगों को दिखाएं। मेरी आवाज बंद हो गई क्या? हाँ जी जी, सर, आवाज वीडियो दोनों। एक आवाज और वीडियो दोनों बंद है। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, अभी आ गई। हाँ, आवाज आ आवाज रही है, वीडियो वीडियो। बंद है। आवाज मिल रही है? हाँ जी। आवाज आ रही है। एक मिनट। अभी आ रही है आवाज? सर आवाज आ रही है, वीडियो नहीं आ रहा है। अच्छा, वीडियो नहीं आ रहा है, ये कहीं से ढीला हो गया है, ओ बंद हो गया। हाँ, इट्स ओके। अब ठीक। दोनों आ गया, आवाज भी और वीडियो भी। ठीक है। तो हम लोग वहां थे तो तभी हम लोग जान पाते हैं कि हम कितने पानी में। वरना क्या है कि हम यूं ही फोटो खींचते रहेंगे और मालूम पड़ा कि हमारा जो क्वालिटी है फोटोग्राफी की वो इम्प्रूव नहीं कर रही। इसीलिए फोटो कंटेस्ट में और सैलून में पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी होता है। सैलून में पार्टिसिपेशन में खर्चा होता है। ठीक है। तो हम देखें क्या क्या पॉइंट हम दिए थे लिख के, उसी हिसाब से बात करेंगे हम लोग, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक बार मोबाइल खोल लें। हम्म। तो थोड़ा सा हम सैलून की जो फोटोग्राफी का बारे में बता देते हैं आपको कि इसमें कई कैटेगरीज होते हैं। ओपन मोनो, ओपन कलर, देन नेचर, फोटो ट्रैवल, एक्सेट्रा। ये 4 मेन है। ओपन मोनो, मोनो का मतलब होता है मोनोक्रोम, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं। ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकता है और कोई एक एक ही कोई कलर का टोन हो, तो वो मोनोक्रोम हो गया। जैसे मान लीजिए कि हमने सीपिया टोन कर दिया एक फोटोग्राफ को,
तो वो मोनोक्रोम कहा जाएगा। ब्लैक ब्लैक एंड व्हाइट है, सॉरी, तो उसको भी मोनोक्रोम कहा जाएगा। ओपन मोनोक्रोम और ओपन कलर में आप जो भी चाहे अपने फोटोग्राफ को फोटोशॉप में जितना चाहे आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं। माने यू कैन डू एनी काइंड ऑफ जगलरी, एनी काइंड ऑफ मैनिपुलेशन, एनी काइंड ऑफ इनहेंसमेंट, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है ना। इसलिए इसको ओपन कहा गया है, ओपन कलर, ओपन मोनो, जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके एडिटिंग स्किल का। क्लियर हो गया सबको? ठीक है। तो जो भी हम फोटो खींचते हैं पहले हम उसको फोटोशॉप में इनहेंस करते हैं। इनहेंस करने के बाद में देखते हैं फ्रेम में कोई एलिमेंट ऐसा है जो अनडिजायर्ड है, जो हमारे मेन सब्जेक्ट को डिस्टर्ब कर रहा है, तो हम उसको हटा देते हैं फोटोशॉप में। तो ये सब परमिटेड है ओपन कलर, ओपन मोनो। अब आते हैं नेचर में। नेचर में पहला चीज कि नेचर में के फ्रेम में कोई भी एलिमेंट मैन मेड नहीं होना चाहिए। जैसे कोई हट नहीं होना चाहिए, कोई ब्रिक का मकान नहीं होना चाहिए, कोई एक ईंटा भी पड़ा रहेगा उस फ्रेम में तो वो नेचर नहीं कहा जाएगा। टू द एक्सटेंट की अगर जैसे मान लिया कोई ताड़ का पेड़ है नेचर में, अगर वो अपने आप सड़ के गिर गया है तो वो नेचर कहा जाएगा। अगर कुल्हाड़ी से काट दिया गया है तो वो नेचर नहीं कहा जाएगा। क्लियर हुआ? अब जैसे कोई लकड़ी का पेड़ गिर के नीचे पड़ा हुआ है, उसका मोटा तना पड़ा हुआ है, ठीक है, अगर वो अपने आप गिर के पड़ा हुआ है तो नेचर कहा जाएगा। लेकिन अगर कुल्हाड़ी से काट के गिरा के रखा हुआ है तो नेचर नहीं कहा जाएगा। जबकि वुड जो है वो नेचर का पार्ट है, लेकिन क्योंकि उसमें आदमी का हाथ लग गया है तो जहां भी किसी चीज में आदमी का हाथ लग जाएगा उसको नेचर में काउंट नहीं करते हैं। दिस इज एज पर सैलोन रूल्स। फोटो कंटेस्ट में अलग चीज है, ठीक है। फोटो कंटेस्ट में तो नेचर में लोग ह्यूमन एलिमेंट भी काउंट करते हैं, लेकिन सैलोन में नेचर में ह्यूमन एलिमेंट एकदम भी रिस्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। यहाँ तक कह रहे हैं हमने कि अभी ये अगर आदमी का हाथ लग गया किसी चीज में तो वो भी अलाउड नहीं है नेचर में। तो नेचर मतलब कि प्योर नेचर जो भगवान ने बनाया है वो नेचर हुआ। देन कम्स फोटो ट्रैवल। फोटो ट्रैवल का फोटोग्राफ ओपन मोनो में भी आ सकता है, ओपन कलर में भी आ सकता है, यहाँ तक कि नेचर में भी आ सकता है। लेकिन फोटो ट्रैवल का एक खास सैलोन का डिफिनीशन है कि फोटोग्राफ को देख के उस जगह के ज्योग्राफी का एहसास हो, दूसरा वहां जाने का मन करे। तो फोटो ट्रैवल में किसी लेडी का या ओल्ड किसी भी आदमी ह्यूमन एलिमेंट का पोर्ट्रेट भी हो सकता है, वहाँ का लैंडस्केप भी हो सकता है, वहाँ का आर्किटेक्चर भी हो सकता है। क्लियर? पोर्ट्रेट है इसका मतलब ये नहीं कि वो फोटो ट्रैवल नहीं है। लेकिन अगर फोटो ट्रैवल में हमने किसी मॉडल का फोटो डाल दिया तो वो फोटो ट्रैवल में काउंट नहीं होगा, क्योंकि फोटो ट्रैवल में जो पोर्ट्रेट होगा वहाँ के रहने वालों के बारे में वो इंगित करेगा, बताएगा, ठीक है। तो हम कुछ एग्जाम्पल भी दिखा देंगे आपको कि कैसे क्या चीज है। तो क्लियर हो गया आप लोगों को? एक और आता है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ का मतलब कि पेट एनिमल नहीं होना चाहिए। वाइल्ड का मतलब कि जो फ्री नेचर में घूम रहा है वो वाइल्ड एनिमल है। इट कैन बी, एक तितली भी हो सकती है वाइल्ड लाइफ में। नॉर्मली सुग्गा भी होता है जो कि पैरट, जो कि हम लोग पालते भी हैं। लेकिन अगर नेचर में कहीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में गए, वहाँ पे हमने पैरट का फोटो खींचा तो वो भी वाइल्ड लाइफ में काउंट होगा। और जितने भी बर्ड है, जितने भी एनिमल हैं, टाइगर, लॉयन, चीता वगैरह, सब उसमें काउंट होगा। जो ये स्ट्रीट डॉग है वो वाइल्ड लाइफ में काउंट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो वाइल्ड डॉग है वो वाइल्ड लाइफ में काउंट होगा। तो वाइल्ड का मतलब कि जो प्रकृति में अपने आप घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, वो वाइल्ड वाइल्ड एनिमल हुए। तो वाइल्ड लाइफ वो चीज है।
देखिए, सर, हाँ बोलिए। सपोज कोई बहुत बड़ी बड़ी पार्क है जहाँ पे भी बहुत सारे जानवर होते हैं, चिड़िया हाँ पक्षी सब होते हैं, हाँ हाँ, तो क्या वो वाइल्ड लाइफ में आएंगे? जो बर्ड्स का फोटोग्राफी है किसी भी पार्क में वो वाइल्ड लाइफ में आएगा। लेकिन अगर वो बर्ड किसी स्ट्रीट लाइट पे बैठा हो तो वाइल्ड लाइफ में नहीं आएगा। अगर वो बर्ड दीवार पे या छत पे बैठा हो तो वाइल्ड लाइफ में नहीं आएगा। अगर वो बर्ड किसी पेड़ के टहनी पे बैठा है तो वाइल्ड लाइफ में आएगा। लेकिन एक और बोल देता हूँ उनको, लेकिन अगर जू का फोटोग्राफ है वो वाइल्ड लाइफ में नहीं आएगा, क्योंकि जू में जानवर को पाला गया है। तो जू का टाइगर का भी हो किसी चीज का भी हो वो फोटोग्राफ वाइल्ड लाइफ में नहीं। स्ट्रिक्टली नहीं काउंट किया जाएगा। क्लियर राकेश? यस सर। है? यस सर। अब जैसे मान लिए बहुत लोग क्या नाम है, सनबर्ड का या किसी का फोटो खींचे जो दीवार पे खड़ी है, जी। वो वाइल्ड लाइफ में काउंट नहीं होगा। वही सनबर्ड अगर उसी कैंपस में किसी फ्लावर के पास खड़ी है तो वो वाइल्ड लाइफ में काउंट हो जाएगा। ठीक है ना? जी सर। वाइल्ड लाइफ में भी जैसे नेचर में हमने कहा कि ह्यूमन मेड थिंग नहीं होना चाहिए, वही चीज वाइल्ड लाइफ में। अब इसमें एक थोड़ा सा अभी चेंज हुआ है रूल में। जस्ट से एक हाँ एक बोलिए बोलिए। अगर मान लीजिए मेरे गार्डन में कोई बर्ड फ्रीली रोम कर रहा है, हम्म, तो किसी फ्लावर पर बैठा हुआ है या ये शक कर रहा है, तो वाइल्ड लाइफ में काउंट होगा। लेकिन वो तो गार्डन, तो फिर ये वाइल्ड का पार्ट नहीं हुआ। नहीं, गार्डन में भी क्या है कि आपका जो प्लांट है वो प्लांट आपने एक बार लगा दिया, वो लगा हुआ है तो वो वाइल्ड लाइफ में काउंट होगा। लेकिन अगर वही बर्ड या तितली किसी ऐसे चीज पे बैठी हो, जैसे मान लिया कोई ईंट का दीवार है या कोई स्ट्रीट लाइट है, तो वो वाइल्ड लाइफ में काउंट नहीं होगा। ठीक है? क्लियर? और हाँ, अभी एक कुछ रूल में चेंज किया गया है वाइल्ड लाइफ में। अभी क्या हो गया कि जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसमें एनिमल्स को पानी पीने के लिए पहले तो नेचुरल वो पॉन्ड होता था, मिट्टी का पॉन्ड होता था, लेकिन वो उतना वो लोग मैनेज मेंटेन नहीं कर पाया, तो वहाँ पे अभी सीमेंट का बना दिया गया पॉन्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। जी। वहाँ पे ह्यूमन टच लग गया, लेकिन वो अभी एक अलाउ कर दिया गया है, क्योंकि वो एनिमल को सरवाइव कराने के लिए वो करना जरूरी था। तो अगर किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अगर सीमेंट का थोड़ा सा वो पॉन्ड बना हुआ है तो वो भी वाइल्ड लाइफ में काउंट होगा। ये जस्ट एक अलग से नियम को थोड़ा चेंज किया गया है फॉर द सेक ऑफ सर्वाइवल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है? अब ये हो गया। इसमें कहीं किसी को डाउट हो तो पूछिए। हाँ बोलो राकेश। सर, ये जो आप बोले सीमेंट का बना हुआ है पानी पीने के लिए, ठीक है, हाँ हाँ, अब क्या पानी पीते हुए फोटो लिया जाएगा, उसको अलाउ किया जाएगा, या वहां पे जहाँ पानी पीने का जगह बना हुआ है सीमेंट का, वहां पे भी अगर कोई जानवर है और फोटो ले लिया गया तो क्या अलाउ होगा? अलाउ होगा, क्योंकि वो जो है वो जो सीमेंट का बना हुआ है पॉन्ड, वो उसका पर्पस है वाइल्ड लाइफ को सरवाइव कराने के लिए, तो इसीलिए उसको जी। हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट मान लिया। सो इन नटशेल जी, अगर किसी फॉरेस्ट में, किसी सेंचुरी में आर्टिफिशियल या नेचुरल कोई भी वाटर होल है, इट इज वैलिड। मैंने ओनली फॉर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वही हाँ। वाइल्ड कहीं भी फॉरेस्ट में जी, या सेंचुरी में हाँ अगर कोई नेचुरल या आर्टिफिशियल वाटर होल है हाँ, तो वो for काउंट होगा। animals, then it is valid. लेकिन अगर उसी में कोई जंगल में कुआं है ना, कुआं में भी तो अंदर पानी है, ऊपर सीमेंट का राउंड बना हुआ है, वो वाइल्ड लाइफ में काउंट नहीं होगा। तो कुआं में तो जाके कोई जानवर पानी भी नहीं पिएगा। हाँ, इसीलिए कह रहे हैं कि वो काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो भी सीमेंट का बना हुआ है, लेकिन वो काउंट नहीं होगा। ठीक है?
और ये जो बनता भी है ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, वो इस तरह से बनता है कि आपको लगेगा नहीं दूर से कि सीमेंट का बना हुआ है। मगर उसको लोग प्रयास करता है कि जो नेचुरल लुक दिया जाए, ताकि वहाँ एनिमल आने में घबराए नहीं, क्योंकि एनिमल हमेशा आदमी से भागता है, आदमी के बनाए हुए चीजों से भागता है। ये दूसरा, सैलून में और भी कैटेगरीज होती है, किसी में पोर्ट्रेट कैटेगरी होती है, किसी में वीमेन कैटेगरी होती है। तो उसमें क्लियर कट है, पोर्ट्रेट है तो पोर्ट्रेट, वीमेन कैटेगरी है तो वीमेन। पोर्ट्रेट का मतलब सिर्फ पासपोर्ट साइज फोटो नहीं होता है। पोर्ट्रेट कैन बी ए ग्रुप पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट कैन बी ए फैमिली पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट कैन बी ए विलेज पोर्ट्रेट, जहाँ पे 8-10 महिलाएं बैठी हैं, वो भी पोर्ट्रेट में काउंट होता है। ठीक है, अब आगे बढ़े। अभी रिसाइजिंग वाला बताने से पहले हम एक इम्पॉर्टेंट चीज है, हाउ टू सेलेक्ट ए पर्टिकुलर सैलून फॉर पार्टिसिपेशन। ये इसलिए रखे कि हमको दीपक जी ने एक सैलून का लिंक भेजा, तो उनको लगा कि ये फेक होगा, फेक नहीं था। लेकिन अब क्या है कि सैलून पार्टिसिपेशन में दो चीज ध्यान देना है। उस सैलून में एक्रेडिशन किस किस संस्था का है। अगर सैलून में सिर्फ पीएसए का है तो उसका वेटेज कम है कंपेयर टू ए सैलून हैविंग पीएफ एंड पीएसए बोथ एक्रेडिशन। ठीक है, उसका वेट ज्यादा होता है। अब क्या है, ये तो हो गया एक्रेडिशन होना चाहिए, जरूरी है। ठीक है ना, सिर्फ पीएसए का होने से उसका वेटेज कम हो जाता है, क्योंकि पीएफ का होने से उसका वेटेज बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आता है कि कहाँ करें कहाँ नहीं करें। बहुत सारे सैलून का इंफॉर्मेशन आता है, आपको अपना बजट भी देखना है। इंटरनेशनल सैलून दो तरह का होता है, एक इंडिया बेस्ड, दूसरा होता है फॉरेन बेस्ड। इंडिया बेस्ड में अगर वो सैलून ऑर्गेनाइजर ने रखा है $30 और बोल रहा है कि इंडियन इंट्रेंस को भी $30 के इक्विवेलेंट में पे करना है, तो वो थोड़ा हम लोगों के लिए बजट से बाहर जाएगा। अगर इंडिया बेस्ड इंटरनेशनल सैलून में लिखा हुआ है कि इंट्रेंस फीस इज $30, फॉर इंडियन इंट्रेंस फीस इज 1000, ऐसा भी होता है, तो वो प्रेफर्ड है, क्योंकि आपको उसमें पैसा कम देना पड़ रहा है और संभावनाएं बराबर ही है, चाहे वो $30 दे, चाहे 800 रुपये या 1000 रुपये दे। ठीक है, तो वो अपना बजट को देखते हुए पिक एंड चूज करना है। ठीक है, अब रही बात, एक होता है सर्किट। तो जो भी हमारे नए सैलून में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उनको हम एडवाइस करेंगे कि उनको सर्किट में एंट्री देना चाहिए। सर्किट में क्या होता है कि जैसे मान लिया कोई सैलून में 4 सर्किट है, उसमें 4 जगह पे जजिंग होगा, तो आपकी संभावनाएं एक्सेप्टेंस की, अवार्ड की 4 टाइम्स बढ़ जाती है। अगर सर्किट नहीं है, सिर्फ सिंगल सैलून है, तो उसमें संभावना आपका सिंगल है। और अगर सर्किट है, उसमें 4 सैलून का जजिंग है, तो आपकी संभावना एक्सेप्टेंस की, अवार्ड की 4 गुना बढ़ जाती है। तो अभी जो हमारे नए जो मेंबर है, जिनको सैलून से इंटरेस्ट है, उनको एक मेरा पर्सनल एडवाइस है कि वो लोगों को सर्किट में ही अप्लाई करना चाहिए। पैसा तो उतना ही लग रहा है, सर्किट में थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगता है। अगर यहाँ $30 है सिंगल सैलून के लिए, तो वहाँ $40 होगा, यानी कि अगर यहाँ पर 1000 रुपया है तो वहाँ 1500 रुपया, इतना ही का फर्क होता है। लेकिन आपके इमेज के एक्सेप्ट होने की या अवार्ड मिलने की संभावना 4 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, जब उसमें आपको एक्सेप्टेंस अवार्ड मिलना शुरू हो जाएगा, तो नेचुरली आप और उत्साहित होंगे और भी पैसा खर्चा करना चाहेंगे, और सिंगल सैलून में भी आप पार्टिसिपेट करना शुरू कीजिए। सैलून पार्टिसिपेशन में रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत जरूरी है। रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेंगे तो आप डिस्टिंक्शन के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। रिकॉर्ड मेंटेन का एक टेबुलर फॉर्मेट बनाना पड़ता है डायरी में,
जिसमें कि सैलून का कहाँ का हो रहा है, वो उसका जो वेबसाइट है उसका एड्रेस हो, ओपन मोनो ओपन कलर जो भी है वो भी हो, और उसका एक्रेडिशन का जो नंबर है, पीएफ का, पीएसए का, जीपीयू का, आईसीएस का, वो भी उसमें मेंशन हो। ठीक है। उसके अलावा किस किस इमेज में आपको अवार्ड मिला वो मेंशन कीजिए, किस किस इमेज में एक्सेप्टेंस मिला वो मेंशन कीजिए। तो ये जो डेटा बनेगा तभी आप डिस्टिंक्शन के लिए, जैसे एफ आई पी का है, ए एफ आई पी, ई एफ आई पी, पी एफ का, एफ ई एफ, ई पी एफ, तो उसी डेटा के बेस से आप कर सकते हैं। कभी हम अपनी डायरी दिखा देंगे आप लोग को, वो डायरी हम 2015 में बनाए थे, अभी भी रखा हुआ है। और सॉफ्ट कॉपी नहीं बनाइए, हमेशा बनाइए हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी में लफड़ा ये है कि वो आपका डेटा कभी भी लॉस हो जाएगा अगर आपका हार्ड डिस्क करप्ट हो गया। ठीक है। हार्ड कॉपी क्या है कि हमेशा कायम रहेगा। तो वो डेटा जरूरी है डिस्टिंक्शन के लिए अप्लाई करने के लिए। तो ये क्लियर हो मुकेश गया। हाँ बोलिए। मुकेश सर, जी। आजकल ज्यादा आ रहे हैं सलोन का, तो आर दे ऑल जेन्युइन के वी कैन वेरीफाई के ये रजिस्ट्रेशन नहीं नंबर है, वी नहीं कैन गो? नहीं, हम बता रहे हैं जितने सैलून का आपको मिलता है इंटीमेशन, जिसमें कि आपका उसका सैलून का वेबसाइट दिया है, पहला चेक, है ना। अगर वेबसाइट नहीं है तो उसको आप छोड़ दीजिए। ठीक है। वेबसाइट जरूरी है, वो मैंडेटरी हो गया आजकल। दूसरा क्या है कि जो आपका पीएफ है, पीएसए है, जीपीयू है, आईसीएस है, इन लोगों का एक्रेडिशन है कि नहीं। ठीक है। अगर आपको और चेक करना है तो आप उस, जैसे मान लिया पीएफ का कोई एक्रेडिशन नंबर से 1080/2 2023, तो पीएफ के साइट पे जाके आप उस नंबर से चेक कर सकते हैं कि ये जेन्युइन है कि नहीं। ठीक है ना। नॉर्मली वैसा कोई गलती नहीं करता। अब क्या है कि अभी जो सैलून का जो भरमार हो गया है, एक्चुअली पहले सैलून बहुत कम हुआ करता था, और हम लोग काफी स्ट्रगल की एक्सेप्टेंस के लिए और अवार्ड के लिए। अभी तो एक तरह से बिजनेस बन गया है। बिजनेस ज्यादा हो गया है कोरोना के बाद, क्योंकि कोरोना के पहले फिजिकल जजिंग हुआ करता था, अभी ऑनलाइन जजिंग अलाउड है। ओके। अब ऑनलाइन जजिंग में क्या है, खर्चा तो कुछ है नहीं सैलून ऑर्गेनाइजर को, सारा फ्री में हो रहा है जूम में। ठीक है। और पहले अगर मान लिया कलकत्ता में कोई सैलून का जजिंग है, तो अगर जूरी मान लिया लखनऊ का है, दिल्ली का है, बॉम्बे का है, तमिलनाडु का है, तो सबको बुलाने का, जाने आने का खर्चा, 2-3 दिन होटल में रहने का, खाने का खर्चा देना पड़ता है। वो खर्चा अभी कम हो गया है, लेकिन इन लोगों ने सैलून का जो एंट्री फीस है वो वही का वही रखा है, जबकि कम होना चाहिए, क्योंकि खर्चा ही नहीं है। तो एक तरह से ये एक तरह से बिजनेस बन गया है लोगों का। और कलकत्ता में तो खास के एक ही फ्लैट में 2 फ्लोर में 2 आदमी सैलून करता है। एक ही, हम जानते हैं, हम उस आदमी को भी जानते हैं। जो ऊपर का फ्लैट है उसमें हस्बैंड मेन करने वाला है, नीचे वाला फ्लैट है उसमें वाइफ करने वाली है। ठीक है। दोनों अलग अलग नाम से सैलून चलाते हैं, पैसा कमा रहे हैं। लेकिन वो जो कर रहे हैं उनका है काम है, अपना काम है कि हमको सैलून में पार्टिसिपेट करके अपने इमेज की क्वालिटी को असेसमेंट मिलता है और रिकॉग्निशन होता है। तो वो हमको अपना चीज देना। ठीक है। अब इमेज रिसाइज का हम बता रहे हैं, अपना हम स्क्रीन शेयर करेंगे। मेरा स्क्रीन दिख रहा है। जी हाँ सर। जी। अभी हमने अभी काम किया है, तो इसको हम पहले यहाँ से
इसको पूरा बंद ही कर देते हैं। अब जैसे ये इमेज है, ठीक है। अब हम गए इमेज में, इमेज साइज चेक किए, तो इसमें आ रहा है 300 dpi, पिक्सल है 3008 एंड 2000, विड्थ 2000 है और हाइट है 3008, ठीक है। सैलून पार्टिसिपेशन में क्या होता है कि इसका नियम है विड्थ मैक्सिमम होना चाहिए 1920, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। हाइट होना चाहिए 1080, ठीक है। दोनों फिगर मैक्सिमम है। अगर आपका पेनोरमिक व्यू है तो विड्थ मैक्सिमम 1920 होगा। अगर आपका पोर्ट्रेट व्यू है तो हाइट मैक्सिमम 1080 होगा, ठीक है। दीपक जी को एक समस्या हो रही थी कि उनका रीसाइजिंग करने में इमेज डिस्टॉर्ट हो रहा था, ठीक है। दीपक जी ध्यान से सुन रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो हम दिखा रहे हैं क्यों डिस्टॉर्ट होता है। हाँ। अब हमने इसका हाइट किया 1080, 1080, ठीक है। ऑटोमेटिक ऊपर 718 हो गया। आपके केस में क्या होगा कि ये जो यहाँ पे एक सिंबल है, इसको बोलते हैं नाम बता रहे पढ़ के, ये आपका रेशियो दिखाता है, ठीक है ना। अगर एक बार हमने क्लिक किया तो अब देखिए ये आपका 3000 से 2000 है। हमने 1080 दिया, ये आया, ठीक है ना। अब फिर हम जाते हैं 3000 और यहाँ पे इसको हम क्लिक कर दिए। अब देखिए, अब यहाँ पे हम देंगे 1080, ऊपर में कोई चेंज नहीं हुआ। देखिए, हाँ। तो अगर हम ओके करेंगे, अब देखिए आपका इमेज डिस्टॉर्ट हो जाएगा। डिस्टॉर्ट हुआ जी। है ना दीपक जी? हाँ, देख रहा हूँ। है ना, तो यही आपके साथ हो रहा था, ठीक है। जी। तो इमेज साइज में फिर गए और इसको हमने दोबारा क्लिक कर दिया। अब क्या है कि हमारे रेशियो मेंटेन होगा, है ना। अगर हम यहाँ पे दोबारा 1080 करेंगे, 1080, सॉरी, पहले ओरिजिनल पे आते हैं। 3000, हमने यहाँ 1080 किया, इसको क्लिक कर दिया। इसको कैंसिल करते हैं, इसको वापस लेके जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी डिस्टॉर्टेड इमेज, ठीक है ना। अब हम गए फिर इमेज साइज में, 300 dpi तो रह गया ही, यहाँ पे 1080 किया, ज्यादा हो गया। ठीक है। अब जैसे इसको 1080 करेंगे, 1080, क्यों नहीं हुआ है? हाँ, 1080 किए तो रेशियो को मेंटेन करते हुए ऊपर में 718 हो गया। अब इसको ओके करेंगे तो आपका देखिए डिस्टॉर्ट नहीं हुआ, ठीक है ना। डिस्टॉर्ट नहीं हुआ, सही है। क्लियर। हम्म। अब क्या अच्छा। है, फिर हम वापस जा रहे हैं इमेज साइज में। हमने 1080 हाइट क्यों दिए? क्योंकि 1080 लोअर फिगर है और वो मैक्सिमम फिगर है, ठीक है। अगर हम विड्थ को मान लेंगे, मान लिया हम यहाँ पे 1920 कर दिए, ठीक है, तो हाइट क्या हो गया 2888,
जो अलाउड नहीं है, क्योंकि या तो 1920 हो मैक्सिमम या 1080 मैक्सिमम हो। गॉट इट। हम्म। तो हमेशा सैलून को रिसाइज करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि जस्ट टच द हाइट, और हाइट को आप 1080 करें, बस। तो आपका सैलून के लिए इमेज रेडी होगी। क्लियर? ओके। हाँ, तो विथ को कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि व्हाट नहीं, आई नीड। क्योंकि विड्थ का जो फिगर है उससे छोटा फिगर है हाइट का, एंड दैट हाँ। फिगर इज द मैक्सिमम फिगर। ओके। ओके। अब आते हैं दूसरे केस में, पैनोरमा के केस में क्या होता है। ठीक है, कोई हम इमेज लाते हैं पैनोरमा वाला, वो आपको दिखा। एक मिनट, हमको ढूंढना पड़ेगा पैनोरमा कहाँ पे है। अभी हमको नहीं मिल रहा है, तो हम गूगल में एक ढूंढ लेते हैं फोटोग्राफ। हम्म। अभी ये देखिए, ये हुआ पैनोरमा। विड्थ इसका बहुत ज्यादा है, हाइट कम है। यहाँ पे हमको जो विड्थ का मैक्सिमम वैल्यू है 1920, उसी पर हम्म। चलना है, उसी को फॉलो करना है। अब हम इमेज साइज में गए। इमेज साइज ये तो बहुत छोटा होगा, इसको 300 कर लेते हैं, और यहाँ पे हम करेंगे 1920। अब यहाँ पे हम 1080 हाइट को नहीं मानेंगे, ठीक है ना। हम्म। 1920 किया विड्थ को, क्योंकि हमारा विड्थ मैक्सिमम है। यहाँ पे हाइट इज इमेटेरियल, तो वो जैसे हमने 1920 किया, हाइट हो गया 707। ओके किया, ये आपका ब्यूटीफुल। ये आपका इमेज तैयार हो गया सैलून के लिए। ठीक है, तो पैनोरमा के केस में हमको ध्यान देना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ विड्थ पे, और बाकी सारी इमेज के लिए ध्यान देना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हाइट। इंटरेस्टिंग। हाँ। वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, ठीक है। ठीक है। मेरे ख्याल से आज का लेसन कंप्लीट हो गया।
और कुछ पूछना हो तो पूछिए आप लोग। अभी ये आजकल मोबाइल फोटोग्राफी ज्यादा हो रही है। अलाउड है, अच्छा। मोबाइल में भी कैमरा है, मोबाइल फोटोग्राफी सैलून में और किसी भी कंपटीशन में अलाउड है। नहीं ऑफ ये टॉपिक के अलावा आपके मोबाइल पे जो लेंस आ रही है, जूम लेंस, हाँ हाँ, वो तो इज इट वर्थवाइल बाइंग देम? इट इज वर्थलेस। इन द सेंस के कैमरा की वो इम्पैक्ट चेंज नहीं हो जाएगी, बदल नहीं जाएगी कलरिंग? नहीं नहीं नहीं, अलाउड है, आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आपका अच्छा। इमेज में वो क्वालिटी नहीं आएगा, अच्छा। है ना। हाँ। इमेज में हमारे पास भी है, हमको भी नया नया शौक हुआ था तो हम लेके करते थे, एक दो बार फोटो खींचे, फिर हम उसको उठा के कचड़े में कूड़ादान में फेंक दिया, है ना। हाँ। और मोबाइल ही अभी इतने अच्छे आ गए हैं कि आपको वो सब एक्स्ट्रा एडिशनल जूम लेंस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, मोबाइल से ही फोटो तब भी वो उसकी जो पिक्सलेट नहीं होगा और क्वालिटी अच्छी आएगी, आप सैलून में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, ये अगर मोबाइल हाँ बोलिए। मोबाइल में सर ऐसा है ना कि वो बर्ड फोटोग्राफी नहीं हो सकती अनलेस यू पुट दैट जूम लेंस और एनीथिंग। नहीं तो जूम और लेंस लगा के भी आप बर्ड की फोटोग्राफी मोबाइल से नहीं कर सकते हैं। कारण क्या है, मोबाइल में क्लिक जब हम करते हैं तो देयर इज ए टाइम लैग, और हाँ, बर्ड तो भाग जाएगा, प्लस आप शटर स्पीड को मोबाइल में कंट्रोल नहीं कर सकते। तो सही बर्ड बात है। के लिए तो डीएसएलआर या आपका कैमरा। मिररलेस कैमरा जरूरी है, विथ एनी काइंड ऑफ लेंस यू वांट, है ना। आइदर 80-400 या 200-600 150-600 बहुत सारा लेंस है लगा सकते हैं। सही बात लेकिन एक हम एडवाइस करें कि वाइल्ड लाइफ के लिए 70-300 लेंस से फोटोग्राफी नहीं करना चाहिए, कारण कि उसकी जूमिंग कैपेसिटी बहुत कम है, लेंस की क्वालिटी भी पुअर है। तो वाइल्ड लाइफ तो अपने आप में कॉस्टली हॉबी है, इसलिए है। बेहतर ये है कि गो फॉर ए long length, likewise 8400. 8400 is the ideal length, बट बहुत कॉस्टली है। देन सस्ते में आ जाएगा 150, 600, 200, 500 ये सब आ जाएगा। और दूसरा एक और बता दें कि आप लोग बहुत लोगों को शायद नहीं पता हो, अगर आपके पास सिर्फ फुल फ्रेम कैमरा है तो उस कैमरे से भी आप क्रॉप सेंसर का फायदा उठा सकते हैं। क्रॉप सेंसर क्या होता है, इसको बंद कर दें। हाँ, क्रॉप सेंसर क्या होता है, अगर आपका फुल फ्रेम का कैमरा है तो अ, अगर आप एक 50 मिलीमीटर से फोटोग्राफ खींच रहे हैं तो फोकल लेंथ हुआ 50 मिलीमीटर। अगर उसी में सेटिंग है, हर कैमरे में है, अगर आप डीएक्स में सेटिंग कर देंगे क्रॉप सेंसर में, तो वो फोकल लेंथ 50 की जगह पे 75 हो जाएगा। निकॉन में 1.5 टाइम्स और कैनन में 1.4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपको एक ज्यादा फोकल लेंथ मिल जाएगा और डीएक्स फॉर्मेट में करने, ठीक है। हम जो अपना करते हैं काम वाइल्ड लाइफ का, वो हम डीएक्स कैमरा से ही करते हैं। एंड वो हम मेरे पास कैमरा है निकॉन का D500, क्योंकि D500 में जो बहुत बड़ा बेनिफिट है वाइल्ड लाइफ के लिए कि कंटिन्यूअस हाई स्पीड शूट इसका काफी अच्छा है, और एक बार दबा देंगे आप तो 200 फोटो खींचेगा, तो तो बर्ड कहीं भी जाए वो पकड़ में आ जाएगी, ठीक है। तो वो D500 निकॉन ने बनाया ही था वाइल्ड लाइफ के लिए, जो चीजें अभी मिररलेस में नहीं आई। और कोई सवाल सीताराम जी बोलिए। नहीं, ठीक ही तो है। लेकिन सैलून में और एक इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है, वो जो था फोटो जर्नलिज्म। हाँ वो उसके बताना बारे में भूल गया, हाँ उसको बताना भूल गए, ठीक है ना, बता दे रहे हैं। उसमें थोड़ा हाँ बताया। ये आप भूल गए। फोटो जर्नलिज्म, फोटो जर्नलिज्म इज बेसिकली ए
ट्रैवल फोटोग्राफ। ओके, ओके, ट्रैवल कर रहे हैं, वहां कुछ हमको दिखा, खींच लिए। तो दैट इज बेसिकली ये ट्रैवल फोटोग्राफ। ब्लड फोटो जर्नलिज्म क्यों होता है? फोटो जर्नलिज्म में क्या होता है कि एक मोमेंट को कैप्चर होता है। ओके, जैसे मान लिया कि हम जा रहे हैं, हम कलकत्ता में घूम रहे हैं स्ट्रीट पे, अचानक कोई जो टैक्सी है वो पलटी मारा, ठीक है ना, और हमने उसका फोटो लिया। तो वो ट्रैवल फोटोग्राफ भी है और प्लस फोटो जर्नलिज्म भी है। ओके, माने वो एक मोमेंट को दर्शाता है, जो मोमेंट यू कैनॉट क्रिएट। अगर वो टैक्सी वहां खड़ी रहेगी, In nutshell, you capture a moment and you make a story out of it. हाँ, स्टोरी आउट ऑफ इट। और वो जो अगर टैक्सी खड़ी है, हम ले रहे हैं फोटो हावड़ा ब्रिज के पास में, तो वो ट्रैवल फोटोग्राफ हो गया। अगर वही टैक्सी तेज से आ रही है और सामने से भी एक टैक्सी आ रही है, दोनों आपस में भिड़ गए और हमने फोटो खींच लिया, तो हमने एक मोमेंट को, एक एक्शन को विद स्टोरी हमने कैप्चर किया। दैट बिकम्स फोटो जर्नलिज्म। क्लियर? हाँ, इस- राकेश सर, पूछो। ये जो अभी आप बता रहे हैं कि मोमेंट को हमने कैप्चर किया, ठीक है, तो जिस वक्त कोई इंसिडेंस हो रहा है तुरंत तो आदमी इसको, जरूरी नहीं कि हाथ में कैमरा हो और उस मोमेंट सामने आया हम कैप्चर कर लिए। देखो क्या वो है, इंसिडेंस के बाद भी तो कैप्चर कर सकते हैं। नहीं, अगर मान लो टक्कर खाया, टक्कर खाने के समय आपके पास कैमरा बैग में है, आपने कैमरा बाहर निकाला, उसके बाद जो फ्रेम बना वो फोटो जर्नलिज्म का फ्रेम बन गया। हाँ, समझ गए वही ना? वही पूछ जी। मैंने वो तो आप तो वीडियोग्राफी नहीं कर रहे हैं ना, आप तो स्टिल फोटोग्राफी। In nutshell, यही हुआ कि accident or no accident, हाँ, you select a moment, you make that moment important. यस। यस। ये आप D500 का बताया। अभी अभी रुकिए, पहले हम एक बार बता दें फोटो जर्नलिज्म का। फोटो जर्नलिज्म दो तरह का होता है, एक होता है न्यूज, एक होता है व्यूज। न्यूज क्या है? जो हमारे प्रेस फोटोग्राफर फोटो खींचते हैं, कहीं पे कोई उद्घाटन हो रहा है, कहीं पे दिवाली का सामान बिक रहा है, तो वो न्यूज हो गया। माने वो आज का जो न्यूज है वो पेपर में छप के कल आ जाएगा। लेकिन वो जो फोटोग्राफ है वो, उसका लाइफ है 24 आवर्स। आज हमने खींचा, पेपर में प्रिंट हुआ और कल छप गया, परसों उसका कोई महत्व नहीं। दूसरा होता है व्यूज। व्यूज वो चीज होता है फोटो जर्नलिज्म में जो आज भी अमर है और आने वाले 100 साल बाद भी अमर रहेगा। जैसे आपने मान लिया हावड़ा ब्रिज पे दो ट्रक को या कार को टक्कर खाते हुए आपने फोटो खींचा, और साथ में एक आदमी जो ड्राइवर है वो निकल, मैंने धक्के लगने से वो निकल के बाहर हवा में उड़ रहा है, वो आपने फोटो खींच लिया, तो ये 100 साल तक ये जिंदा रहे। तो दैट इज यूज, है ना? तो जो हम लोग सैलून में पार्टिसिपेट करते हैं उसमें वेटेज मिलता है व्यूज टाइप के फोटोग्राफ का, ना कि न्यूज टाइप का। जैसे न्यूज का मतलब हो गया किसी को माला पहना रहे हैं, मेले को, एमपी को या प्राइम मिनिस्टर को, वो न्यूज हो गया। लेकिन अगर वही प्राइम मिनिस्टर डैश पे खड़ा होकर माला कोई पहना रहा है और डैश अचानक टूट गया और वो गिर गया नीचे, तो वो हो गया व्यूज। यस, क्लियर हो गया ना? एकदम। हाँ, बोलिए दीपक जी। आप निकॉन D500 का बता रहे थे। जी, दैट इज आइडियल कैमरा टू बाय एट द मोमेंट, क्योंकि मेरा अभी कैमरा आपको बाजार में नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। अच्छा। निकॉन ने, जितनी कंपनी है, निकॉन, कैनन, सोनी, फूजी, सब ने DSLR कैमरा बनाना बंद कर दिया है। उसकी सर्विसिंग तक बंद कर दी है। कारण क्या है? उनको मिररलेस मार्केट में बेचना है। हम्म। ठीक है, हमने बहुत मजबूर होके हमने मिररलेस लिया Z6II। ओके, अभी भी हम यूज D500 ही कर रहे हैं, कभी कभी मिररलेस कैमरा निकालते हैं, क्योंकि मुझे अभी भी उतना जचा नहीं। ठीक है, हम्म।
और वो कैमराज भी बहुत एक्सपेंसिव है, मिररलेस, तो दे आउट प्राइस देमसेल्व्स। अरे कैमरा ही नहीं, उसका लेंस तो और भी कॉस्टली है। नो। तो हमने क्या किया, सिर्फ मिररलेस का बॉडी लिया और जो माउंट कन्वर्टर ले लिया, और मेरे पास लेंस का पूरा सीरीज है, तो आराम से हम यूज करते हैं। ओह, अच्छा। ये सब रिकॉर्डिंग किया तो एक जरा वापस कॉपी भेज देना, विल लाइक रिकॉर्डिंग टू नहीं, स्टडी। रिकॉर्डिंग करना हम भूल गए। हम भी भूल गए, आप लोग को याद नहीं दिलाया। ये आरिशी बता रहे हैं साहब। ओह, है, रिकॉर्डिंग हुआ है, अरे वाह, ग्रेट, थैंक यू। तो आपको हम ग्रुप पे शेयर कर देंगे, ठीक है ना? ठीक है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, इंटरेस्ट लेके काम किया आएगा। है। और कभी भी ऐसा कुछ हो ना आप लोग, तो इस तरह का एक हम लोग ट्रेनिंग सेशन छोटा सा ओनली फॉर क्लब अरेंज कर सकते हैं। हमको कोई दिक्कत नहीं, हमको तो ज्ञान बांटने में मेरा ज्ञान बढ़ता है, हम यही जानते हैं। ठीक है। यू परफेक्ट टीचर, आई मीन। और आज तो सरस्वती का दिन बता रहे हैं ना, वाक बारस, तो आपने तो आज नॉलेज भी दे दी हमको, तो अच्छी है। कभी आपको Um, आ देंगे, एक हम आपको एक जस्ट एक ग्लैंस दे रहे हैं कि हमारे फोटोशॉप में कितनी ताकत है। शायद शीतला जी यूज करते होंगे या नहीं करते होंगे, ये हमने अभी हाल में सीखा है, तो हम आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। डिटेल में कभी बाद में बता देंगे। जस्ट आपको एक फोटोशॉप का मैजिक दिखा रहे हैं। अभी आपको हम जेपेग में ही सिखा रहे हैं, यही चीज लागू है रॉ में, ठीक है? ये जेपेग का फोटोग्राफ है। अब हमको एडिट करने, रुकिए, इससे मजा नहीं आएगा। लेट मी ब्रिंग द रॉ फाइल, तब जाके आपको फायदा मालूम पड़ेगा। वेट फॉर अ मोमेंट। ये अपॉइंटमेंट कर दे। ગઈકાલે રાતે બહુ દુખી હોય એટલે એકવાર એપોઇન્ટમેન્ટ કરી દે. આઈ થિંક આઈ શુડ નોટ નિગ્લેક્ટ ઇટ. तो ये एकदम जो अंडर एक्सपोज फोटोग्राफ है उसको लिए। ये अरे ये काम नहीं करता है। एक मिनट, हमको फोटो सब एक बार बंद करना पड़ेगा, ये दोबारा खोलना पड़ेगा। ये पोर्ट्रेट लैंडस्केप सबके लिए बहुत काम का चीज है। अभी जस्ट पोर्ट्रेट का कैसे करते हैं वो हल्का बता दे रहे हैं आप लोगों को। फोटो सब खुल जाए। मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ जी। खुल गया, ठीक है। अब देखिए जादू फोटोशॉप का, हमने इसको क्लिक किया और आप ध्यान दीजिए, अपने आप ये
जो सब्जेक्ट है फ्रेम में वो पकड़ लेगा। अब ध्यान दीजिए, लिखा हुआ ये पीपल, वहां पे एक चक्री घूम रहा है। तो अगर फ्रेम में एक हो, दो हो, तीन हो, सबको पकड़ लेगा वो ऑटोमेटिक। देखिए कितना अंडर एक्सपोज फोटोग्राफ है। अभी हम कंपोजिशन ठीक नहीं कर रहे हैं, खाली इसका जो टेक्निक है वो बता रहे हैं आपको। अभी वो इसको एनालाइज कर रहा है। एनालाइज कर किया, यहाँ पे आ गया है ना, पीपल वन। देख रहे हैं, खाली पोर्ट्रेट लाल हुआ। ठीक है, अब इसको डबल क्लिक किए। अब इसमें पूरा ऑप्शन देगा, फेशियल, फेस को एडिट करने के लिए अलग से, बॉडी को अलग से एडिट करने के लिए, आईब्रो, लिप्स, आइरिस, टीथ, हेयर एंड क्लॉथ। ठीक है, अब इसको जो क्रिएट इमेजेस यहाँ पे चेक कर देंगे और क्रिएट। अब आपको मैजिक दिखेगा। अभी ये सिलेक्ट किया है ओनली क्लॉथ। ठीक है, अब क्लॉथ के लिए हम गए, हम यहाँ से एक्सपोजर को बढ़ाए। देखिए सिर्फ क्लॉथ का ही लाइट बढ़ रहा है। ओके, अगला हम भी जो जस्ट दिखा रहे हैं आपको, हम एक्चुअली एडिट नहीं कर रहे हैं। तब हम गए हेयर पे। अब देखिए सिर्फ जो सब्जेक्ट का हेयर है वही लाल हुआ है, वही सिलेक्ट हुआ है। अब हेयर को हम यहाँ पे जो भी चेंज करना है, एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ा दिए, कंट्रास्ट कंट्रास्ट कर दीजिए, हो गया। फिर हम गए, टीथ इसमें है नहीं, लिप्स है। अब देखिए सिर्फ लिप्स सेलेक्ट हो रहा है। अब हम थोड़ा सा लिप्स को हल्का सा ब्राइट कर दिए। फिर हम गए आइरिस। अब देखिए जो रेड दिख रहा है ना, खाली आइरिस पे रेड रेड दिख रहा है। अब इसको हम धीरे धीरे आइरिस को थोड़ा ब्राइट कर दिए। फिर गए, ये जो आँख का व्हाइट पोर्शन होता है, क्या बोलते हैं इसको, स्कालरा, जहाँ साहब। Sclera, sclera. हाँ, अब देखिए डार्क था, अब देखिए चमक चमक गया, चमक गया। अब हम चले गए आईब्रो, ओह छोड़ दीजिए, आइए स्किन। अब खाली बॉडी का स्किन ले रहा है। ओके, अब जैसे आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा ये बाहर जा रहा है बॉडी से, बॉडी में भी नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे पहले हम करेंगे सब्सट्रैक्ट, फिर ब्रश यूज करेंगे और देख रहे हैं कि ये कपड़े पे आ रहा है, तो यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि ये बॉडी का पार्ट नहीं है, ये क्लॉथ का पार्ट। हट गया। अब जैसे एक जगह पे छूट गया था, ऐड करेंगे, ऐड करके ब्रश लेंगे और यहाँ छूटा हुआ है स्टोमक पे, तो उसको हम ऐड कर देंगे। ओके, अब खाली बॉडी सिलेक्ट है। अब देखिए बॉडी को हम ब्राइट कर रहे हैं। ये बॉडी ब्राइट हुआ। ओके, अब आ गए फेस। अभी सिर्फ फेस ग्लो कर रहा है। ठीक है, और फेस को यहाँ से एक्सपोजर हम बढ़ाएंगे। देखिए आपने, हाँ, इतना वो हो गया काम। पहले हम लोग लेयर पे काम करते थे, अब लेयर की जरूरत ही नहीं है ना। हम लोगों ने जो बॉडी सिलेक्ट किया ना, ये हाथ को थोड़ा सा हम लोगों को ऐड करना था, नहीं किए, कोई बात नहीं है, इतना हो गया। अभी एक और इसी का मैजिक दिखा दे रहे हैं आपको। ये हो गया। अब ये तो बैकग्राउंड सिलेक्ट नहीं किया। ठीक है, फिर दोबारा हम एक लेयर बना के, अब ये फिल्टर में जाएंगे, कैमरा रॉ फिल्टर। फिर हम उसको क्लिक करेंगे और अभी क्लिक करेंगे बैकग्राउंड।
अब देखिए खाली ये बैकग्राउंड सिलेक्ट करेगा। देखा आपने, बैकग्राउंड के साथ थोड़ा सा हाथ भी सिलेक्ट हो गया है, तो वो जो टेक्निक बताया है उसके हिसाब से आप कर लीजिएगा। अभी जस्ट मोटा मोटी दिखा रहे हैं। अब यहाँ से हम एक्सपोजर को बढ़ाएं। बैकग्राउंड ब्राइट ब्राइट हो गया, हो गया। इसमें और भी है, आप बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं, वो बात की बात। ठीक है, तो इस तरह से आप इमेज को बहुत आसानी से एडिट, रॉ में, जो रॉ में हम लोग काम कर रहे हैं, कहीं भी कोई चीज क्वालिटी लॉस नहीं हो रहा। ठीक है, आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, तो फिर कभी हम लोग बैठ के डिटेल में इसका बात करेंगे। मजा आ गया? Yes, sir. Thank you and happy Diwali to you. Happy Diwali to all participants. यस। हैप्पी दिवाली। इतना जी, ये टेक्निक आप करते हैं कि नहीं? हाँ सर, करते हैं। करते हैं ना, वेरी गुड। बहुत बहुत हेल्पफुल है, बहुत इजी हो गया, यस सर। बहुत इजी हो गया था। ओके देन, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी दिवाली सर। Thank you very much. Happy Diwali you. to all of you. ओके, बाय। Thank you.